अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने लिक्विड क्रिस्टल पढ़ा था। आज हमने फर्दर लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशंस को स्टडी करना है। लिक्विड क्रिस्टल क्या था? यानी एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और जिसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कल हमने ये पॉइंट देखा था कि सॉलिड इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनके अंदर एक इनकी करैक्टरिस्टिक है कि ये इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमने देखा कि कल एक सॉलिड हमने लिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कोलेस्टेरल बेंजोएट। इसको हमने हीट किया। हमने क्या, एक ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम लिक्विड क्रिस्टल डिस्कवर किया, जिसका नाम था एफ रेनिटिज़र। उसने एक ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट था जिसने कोलेस्टेरल बेंजोएट से फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की, किसकी, लिक्विड क्रिस्टल की। जब इसको हीट किया 145 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कोलेस्टेरल बेंजोएट जो है ये कन्वर्ट हो गया टर्बिड लिक्विड में, जिसको नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल 145 डिग्री सेल्सियस पे। इसको फर्दर जब हीट किया गया 179 डिग्री सेल्सियस, तो देन ये एक क्लियर या ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन गया। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इसके अंदर दो, ये बेसिकली ये जो हमारे पास टेम्परेचर था 145 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर का नाम देते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर वो है जिसको हम क्लीयरिंग टेम्परेचर का नाम दिया था। लिक्विड क्रिस्टल टर्बिड, द इंटरमीडिएट टर्बिड लिक्विड फेज which exist between melting temperature and clearing temperature is known as liquid crystal। इसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर दोनों लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ थी, लाइक इसमें फ्लूइडिटी है, ये फ्लो कर जाता है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, आइसोट्रॉपिक बिहेवियर भी दे रहा था, जिसकी वजह से जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ थी। सॉलिड की बात करें तो इसने एप्लीकेशंस जो हैं ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिहेव दे रहा था, इसने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी दी, सम डिग्री ऑफ ऑर्डर भी था इसके अंदर, एनोस्ट्रॉपिक बिहेवियर भी दे रहा था। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी बेस पे हमने कहा कि इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो जो क्रिस्टल है वाइट क्रिस्टल, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड नेचर ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल को, और लिक्विड जो है ये लिक्विड नेचर ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ आया, ये एक ऐसा बीच में टर्बिड लिक्विड इंटरमीडिएट बना जिसके अंदर दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ थी, लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ थी और सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज़ थी, जिसकी बेस पे इसको नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल which exist between melting temperature and clearing temperature। इसको हमने नाम दिया लिक्विड क्रिस्टल का। अब हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। उसमें पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये इनकी जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और जो इसके साथ साथ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स, जिनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये देते हैं।
कौन? लिक्विड क्रिस्टल। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐसे हैं या बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड भी ऐसे हैं जो इटसेल्फ एक लिक्विड क्रिस्टल के तौर पर बिहेव करते हैं। तो मैनी बायोलॉजिकल कंपाउंड ये भी बिहेव करते हैं एज लाइक किसके? लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल के तौर पर बिहेव करती हैं। अब इसके अंदर हमने ये देखा कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये जो पॉइंट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा पॉइंट है कि ये समझें कि सारे पॉइंट्स की ये बेस है। और ये अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो इट्स मीन दैट कि आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल्स डिफ्रैक्ट लाइट, ये लाइट को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन क्या है? मेरे पास एक लाइट की बीम आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसके सामने एक हमने स्लिट रखी, इस स्लिट पे जो लाइट की बीम आ रही थी उसका कुछ इस तरह बेंड होना जो है, इसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ द लाइट थ्रू एन ऑब्स्टेकल। एक रुकावट के गिर्द, एक हर्डल के गिर्द लाइट बीम्स का मुंतशिर हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग हो जाना, इसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब होता क्या है, एक ये पॉइंट है डिफ्रैक्शन, और दूसरा इसी के साथ एक फिनोमिना और भी है। मेरे पास कोई एक मीडियम पड़ा है, ये हमारे पास कोई एक सब्सटेंस पड़ा है, इसके ऊपर कोई वे ऑफ लाइट आकर आ रही है, इसको हम इंसिडेंट लाइट बोलेंगे। इसको आई से मैं रिप्रेजेंट करो, जब वो इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो किसी एक एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती है, इसे हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और इसे हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोलते हैं, जो इस मीडियम के साथ स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। हमें पता है, अब ये सारे पॉइंट को आप, ये रिफ्लेक्शन का मैंने बता दिया, इसके साथ डिफ्रैक्शन का बता दिया। मेरे पास ये एक कोई मीडियम पड़ा है। अब हमें पता है कि जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट खुद कोई चीज़ नहीं है, इसके अंदर 7 कलर्स आते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेब गायर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका मतलब क्या है कि ये 7 वेव लेंथ हैं, 7 कलर्स हैं, 7 फोटॉन्स हैं, 7 एनर्जी पैकेट्स हैं, 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं, 7 डिफरेंट वेव नंबर हैं। इन तमाम की वेवलेंथ सेपरेट है, इन तमाम कलर्स की जो फोटॉन, ये तमाम कलर्स के जो फोटॉन्स हैं या एनर्जी पैकेट्स हैं, इनकी वेवलेंथ सेपरेट है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेपरेट है, इनकी जो एनर्जी है वो सेपरेट है। अब मेरे पास ये एक मीडियम पड़ा है, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, और ये ग्राउंड स्टेट पे है। अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, और जब किसी ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाना है, यहाँ से पड़ा मटेरियल ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे आएगा, तो मेरे पास ये जब वाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो 7 डिफरेंट कलर्स के फोटॉन इस पर स्ट्राइक कर रही हैं, 7 डिफरेंट कलर्स की
फ्रीक्वेंसीज इस पे जो है वो फॉल कर रही हैं। और हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हर कलर की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे पड़ा मटेरियल, अब इसके बीच में और इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एक एनर्जी गैप है। अब एनर्जी गैप, लेट्स सपोज मेरे पास ये एनर्जी गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है। अब आने वाले फोटॉन्स हैं, इनके पास 7 डिफरेंट कलर्स के फोटॉन आ रहे हैं, 7 डिफरेंट एनर्जी पैकेट्स के फोटॉन आ रहे हैं। अब वो सारे फोटॉन इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो वाला फोटॉन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी आ रहा है, इसी के साथ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी ये एनर्जी पैकेट आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी एनर्जी पैकेट आ रहा है। अब जब हम कहते हैं ना कि एनर्जी ऑफ एवरी फोटॉन इज़ क्वांटाइज्ड, तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे फोटॉन जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी एक स्पेसिफिक है, फिक्स है। अब किसी की एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और किसी की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये फोटॉन, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, कोई सब्सटेंस पड़ा है, उसके साथ सारे वाले फोटॉन इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो वाला फोटॉन इंटरेक्ट करेगा जिसकी एनर्जी इसके एनर्जी गैप, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसके इक्वल होगी। बाकी वाले फोटॉन यहाँ पे मौजूद ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और हमें पता है कि जब हम लाइट की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि इसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं, 7 डिफरेंट फोटॉन्स हैं, 7 डिफरेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं। अब ये यहाँ पे मौजूद ये जितने फोटॉन आ रहे हैं ये सारे यहाँ पे मौजूद सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो वाला सब्सटेंस या सिर्फ वो वाला फोटॉन इंटरेक्ट करेगा जिसकी एनर्जी यहाँ पे मौजूद सब्सटेंस के इस एनर्जी गैप के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन वो है ये इंटरेक्ट करेगा क्योंकि उसकी एनर्जी और इसके बीच में जो गैप है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में उसकी एनर्जी इक्वल है। अब होता क्या है कि जब ये सब्सटेंस अपनी एनर्जी को गेन करेगा और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती। अब जब दोबारा उसकी डी एक्साइटेशन होगी तो जितनी एनर्जी उसने, जिस कलर की एनर्जी उसने ऑब्जर्व की होगी वो वही कलर की एनर्जी वो इवॉल्व करेगा, जिसके रिजल्ट में हम कहेंगे कि कलर इमिट हुआ। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक और ये सब्सटेंस पड़ा है, इसमें जो एनर्जी गैप है वो हम कहते हैं लेट्स सपोज कम है। यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का गैप है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब यहाँ से आने वाले फोटॉन्स जितने भी आ रहे होंगे वो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वो वाला फोटॉन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा जिसकी एनर्जी इसके एनर्जी गैप के इक्वल होगी। अब यहाँ पे मौजूद सब्सटेंस इस एनर्जी को गेन करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और जब एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा वो जितनी एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब है वहाँ एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, वो दोबारा डी एक्साइट होकर दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो जिस कलर का उसने फोटॉन जो है वो ऑब्जर्व किया होगा वही फोटॉन वो क्या करेगा, इमिट करेगा और हमें एक कलर नज़र आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास
लिक्विड क्रिस्टल्स है, इनके अंदर कल हमने पढ़ा 3 टाइप्स थी डिग्री ऑफ ऑर्डर की बेस पे, सिमेट्रिक, निमेटिक एंड क्लस्टेरिक। उनके अंदर लेयर्स मौजूद है और उन लेयर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है, और जब डिस्टेंस वेरी करेगा उस डिस्टेंस के वेरी करने से वो डिफरेंट कलर्स के फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करेंगे, और डिफरेंट कलर्स के फोटॉन को ऑब्जॉर्व करने के रिजल्ट में डिफरेंट कलर्स इमिट होंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने ये कहा कि लिक्विड क्रिस्टल डिफ्रैक्ट लाइट। अब हमें पता है कि जब यहाँ से ये डिफरेंट कलर्स के फोटॉन आ रहे हैं, इनमें से कोई एक कलर का जब वन वेव लेंथ ऑफ द लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय दैट लिक्विड क्रिस्टल, तो उसके रिज़ल्ट में वो एक अलग जो है कलर इमिट करेगा। और इसी तरह अगर उनके बीच में डिस्टेंस हम अप कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फोटॉन कम एनर्जी वाला या ज़्यादा एनर्जी वाला ऑब्जर्व करेगा, और जब वो डी एक्साइट करेगा तो उसके रिज़ल्ट में उसकी वही जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो उसी कलर के अकॉर्डिंग होगी, जिसके रिज़ल्ट में उसका जो कलर होगा वो वेरी कर जाएगा, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ होते हैं। और हम इनको डिफरेंट थर्मामीटर बनाने में भी यूज़ करते हैं, थर्मामीटर बनाने में भी यूज़ करते हैं, जो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर लाई करते हैं। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये यूज़ होते हैं टू फाइंड आउट द पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल फेलियर हो जाता है तो फिर भी उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक टेम्परेचर सेंसर के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर चेंज करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में इनको हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ होते हैं। ये थर्मामीटर बनाने में यूज़ होते हैं। और पोटेंशियल फेलियर कैसे होगा कि आपको पता है कि हमारे जो करंट है उसके 3 जो फैक्टर्स हैं करंट के, अगर मैं बात करूं कि करंट के 3 डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। एक हीटिंग इफ़ेक्ट है, एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, और एक इलेक्ट्रोलिटिक इफ़ेक्ट है। मैं इसके ऊपर, ये केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर भी बात नहीं कर रहा। ये हमें पता है कि जो हम रॉड यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, वो क्या है, करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है। हम घरों में आयरन यूज़ करते हैं, ये भी क्या है, करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है। तो आपको पता है कि जिस लाइव वायर जो होगी जिसके अंदर से करंट पास हो रहा होगा, तो वो करंट जब पास करता है तो उसकी वजह से वो वायर के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और जहाँ से करंट पास हो रहा होगा वो क्या होगी, वायर ऐसी होगी जिसमें रेजिस्टेंस की वजह से हीट होगी, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और जहाँ से पोटेंशियल फेलियर ड्रॉप कर जाएगा, यानी वायर का सर्किट का टूट गया, आगे जो वायर होगी उसमें करंट ना होने की वजह से, वो करंट की मूवमेंट की ना होने की वजह से वहाँ करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा, और करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट ना होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, और जहाँ पे करंट होगा वहाँ टेम्परेचर हाई होगा। तो वहाँ जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फेलियर होगा उसको फाइंड आउट करना, उसको लोकेट आउट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बेसिकली ये किस वजह से हुआ कि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं कि फर्दर इसकी एप्लीकेशंस की तरफ, कि ये बायोलॉजिकल यूज़ इसका क्या है लिक्विड क्रिस्टल का। जहाँ तक आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो इसका
स्क्रीनशॉट ले लें, या कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो देख लें। अच्छा, हमने ये देख लिया इसके एक पॉइंट में स्टूडेंट के ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ होता है, थर्मामीटर में हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, पोटेंशियल फेलियर में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिकल डायग्नोसिस में, मेडिकल के फील्ड में कुछ तशख़ीस करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल्स को हम यूज़ करते हैं। ये लोकेट द आर्टरीज, वेन्स, ट्यूमर्स या इन्फेक्शंस, ये हमारे किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये मेडिकल डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी इन जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं या आर्टरीज, वेन्स, ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए या लोकेट आउट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। रीज़न वही बात, क्योंकि इनको टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ करता है। हमें पता है कि बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे कोई ट्यूमर होती है या बॉडी का वो पार्ट जहाँ से फ्लो होता है लिक्विड का, यानी स्पेशली तौर पर ब्लड का, या बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे कोई ट्यूमर बन जाता है या बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे कोई इन्फेक्शन बन जाता है, तो वो मोस्टली तौर पर बॉडी के अदर पार्ट से वहाँ पे टेम्परेचर वो वार्मर होता है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ वो चीज़, वो बॉडी का वो पार्ट जो है वो उसका टेम्परेचर बाकी की बॉडी के अदर पार्ट से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वह हमें उसको लोकेट आउट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। किसकी वजह से? लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करके। लिक्विड क्रिस्टल्स को सेकेंड जो हमारे पास थर्मोग्राफी होती है उसके केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ होता है। जो कैंसरियस सेल्स होते हैं, कैंसरियस सेल्स के अंदर जहाँ पे भी कैंसर वगैरह हुआ है तो उस कैंसर के केस में वहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि ट्यूमर बनता है कैंसर की वजह से, उस ट्यूमर को बनने की वजह से बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे ट्यूमर बना है या इन्फेक्शन बना है उसका बॉडी का वो पार्ट वार्मर दैन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टिश्यूज से हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लोकेट आउट करना, उसकी तशख़ीस करना, उसको फाइंड आउट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंसिटिव टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, जिसकी बेस पे इस टेक्निक का नाम जो दिया जाता है, जिसमें हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करके बॉडी के ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, इस तरह की चीज़ को लोकेट आउट करते हैं। इसको हम नेम देते हैं स्कैन थर्मोग्राफी। तो इसी को नाम क्या जाता है, स्कैन थर्मोग्राफी। इसमें भी हम यूज़ करते हैं किसको, लिक्विड क्रिस्टल्स को। उसके बाद ये जो बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं उनको भी टिश्यूज़ को, कैंसर टिश्यूज़ को लोकेट करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ ये मेडिकल डायग्नोज में अगर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, छाती का कैंसर जो होता है, अगर वो अर्ली स्टेज पे है और हम टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड क्रिस्टल की कोटिंग कर देते हैं, टेम्परेचर सेंसर लिक्विड क्रिस्टल्स की अगर कोटिंग कर दी जाए ऑन दी सरफेस ऑफ ब्रेस्ट, तो उसका कलर क्या हो जाता है, लिक्विड क्रिस्टल का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। और ये आपका MCQ भी है। तो जिसकी वजह से उसको जो स्किन कैंसर है
ब्रेस्ट कैंसर, उसको अर्ली स्टेज में उसको लोकेट आउट करना, उसको जज करना जो है वो हमारे लिए आसान है, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेंसिटिव लिक्विड क्रिस्टल की कोटिंग कर दी जाए सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, उसकी तशखीस कर ली जाती है, उसका डायग्नोज हो जाता है, ताकि उसको आसानी से फिर हमारे क्या कर सकते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है या जो उसका इलाज है उसके तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर यूज़ होते हैं, वाई क्यों यूज़ होते हैं या कैसे यूज़ होते हैं, एक पॉइंट ये था। और दूसरा है कि राइट द यूजेस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल इन मेडिकल डायग्नोस, या आपसे भी ये भी पूछ सकता है कि हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस या इन मेडिकल फील्ड। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं, उसमें हम आर्टरीज, वेन्स, ट्यूमर, इन्फेक्शंस को लोकेट आउट कर सकते हैं। स्किन थर्मोग्राफी में इसको यूज़ किया जाता है, कैंसर टिश्यूज़ को लोकेट आउट करने के लिए यूज़ होता है। ब्लड जो हमारे पास इसके साथ ये भी है कि अगर वेन्स या आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए, ब्लॉकेज इन आर्टरीज, वेन्स, इनको भी ये लोकेट करते हैं, लोकेट किया जा सकता है किससे, लिक्विड क्रिस्टल से, लिक्विड क्रिस्टल से इनको भी, क्योंकि वही बात है कि जहाँ पे ब्लॉकेज होगी वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको एक और के तौर पर कि इनको लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम कहते हैं LCD के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, यूज्ड एज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, LCD, के लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ में, LCD में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के तौर पर भी इनको हम यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ जो कैलकुलेटर्स हैं, जो टीवी है, जो वॉच है या मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अंदर जो डिस्प्ले होता है उनमें इनको यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर में हम इनको यूज़ करते हैं, वॉच में इनको यूज़ करते हैं। इसके साथ इन लिक्विड क्रिस्टल्स को हम जो है ओसिलोग्राफी और टीवी में एज अ डिस्प्ले के तौर पर भी यूज़ करते हैं। टीवी के अंदर इसको डिस्प्ले के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है। हाँ, एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, किसके अंदर, ये हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स को एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी, इन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ वो वाले सब्सटेंस जो हम करते हैं क्रोमा, जिनमें कलर होते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये टेम्परेचर सेंसर हैं और लाइट के डिफरेंट फोटॉन्स या उनमें डिफरेंट जो डिस्टेंस होने की वजह से ये डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इमिट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्रोमेटोग्राफी में इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में हम किसी भी सब्सटेंस के जो डिटेक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर के वो कलर होता है, ये एक टेक्निक है, ये हम मोस्टली तौर पर सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड क्रिस्टल्स को एज आ यूज़ किया जाता है किसके तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर। ओसिलोग्राफी और टीवी में इसको डिस्प्ले के तौर पर यूज़ किया जाता है। LCD के तौर पर इसको मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं। जैसे टीवी है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में डिजिटल वॉचेस हैं, कैलकुलेटर्स हैं, या उसके अंदर हाँ ये अलग बात है
कि टेम्परेचर और प्रेशर के वेरी होने से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव हैं और टेम्परेचर के चेंज होने से या प्रेशर के चेंज होने से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी एप्लीकेशंस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर चूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर वाई, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर चूज्ड इन मेडिकल डायग्नोज वाई। बाकी ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे पास applications of the liquid crystals। that's all about the liquid crystal। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।